प्राचीन जहर का आधुनिक संस्करण। राम राम। मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। विष कन्या सुंदरता के पीछे मौत का साया। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने हाल ही में एक सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। एक 27 वर्षीय युवक को इंस्टाग्राम पर एक ग्लैमरस मॉडल के फर्जी प्रोफाइल ने अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ दिनों की चैटिंग के बाद वीडियो कॉल के जरिए उसकी अतरंग रिकॉर्डिंग बनाई गई और फिर उससे 10 लाख की उगाही की मांग की गई। पीड़ित ने डर के मारे शुरुआत में रकम दे दी थी, लेकिन जब मांग बढ़ती गई तो उसने आखिरकार साहस जुटाकर पुलिस से संपर्क किया और पुलिस की तहकीकात ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया, जो हनी ट्रैफिकिंग, फर्जी रोमांस और ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा। यह गिरोह न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया और अन्य देशों में भी सक्रिय था। इस घटना ने एक प्राचीन अवधारणा को फिर से चर्चा में ला दिया, विष कन्या। क्या यह आधुनिक समय में विष कन्या की वापसी है? आइए इसकी गहराई से चर्चा करते हैं। विष कन्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक गुप्तचर। विष कन्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक गुप्त हथियार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विष कन्या का उल्लेख एक रणनीतिक हथियार के रूप में किया गया, जो प्राचीन भारत की कूटनीति और गुप्त युद्ध प्रणाली का हिस्सा थी। अर्थशास्त्र विशेष रूप से पुस्तक 11 और 12 में, जो गुप्तचर और कूट युद्ध का केंद्रित है, में विष कन्या को ऐसी स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है जिसे बचपन से ही नियंत्रित मात्रा में विष देकर प्रशिक्षित किया जाता था। इस प्रक्रिया में उसका शरीर विष के प्रति प्रतिरोधी बन जाता था और वे अपने शारीरिक संपर्क जैसे स्पर्श, चुंबन या अतरंग संबंध के जरिए शत्रु को मार सकते थे। उद्देश्य सिर्फ विष कन्याओं का उपयोग करके शत्रु राजाओं, सेनापतियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को गुप्त रूप से नष्ट करने के लिए किया जाता। उनकी सुंदरता, आकर्षण और कूटनीति कौशल का उपयोग शत्रु का विश्वास जीतने और उसे असुरक्षित स्थिति में लाने के लिए होता था। प्रशिक्षण इस तरह होता था कि आर्थिक अर्थशास्त्र के अनुसार विष कन्याओं को गुप्तचर प्रणाली के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें संवाद कौशल, जासूसी और आकर्षण की कला शामिल थी। वे न केवल शारीरिक रूप से प्रशिक्षित थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शत्रु को प्रभावित करने में सक्षम थी। कौटिल्य ने विष कन्या को एक प्रभावी हथियार के रूप में प्रस्तुत किया था, जो बिना प्रत्यक्ष युद्ध के शत्रु को कमजोर कर सकती थी। यह रणनीति उस समय की राजनीतिक विशेषताओं को दर्शाती थी, जहां कूटनीति और छल कपट जीत के लिए स्वीकार्य थे। अर्थशास्त्र में विष कन्या का उपयोग कूट युद्ध यानी कि गुप्त तरह के युद्ध के संदर्भ में वर्णित है, जहां कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों और उनकी रणनीतियों का विस्तार से उल्लेख किया है। यह अवधारणा उस समय की क्रूर और व्यवहारिक राजनीतिक नीतियों का प्रतीक थी, जहां नैतिकता से अधिक जीत को महत्व दिया जाता। युद्ध का सत्य। विष कन्या की वैज्ञानिकता पर सवाल। क्या वास्तव में कोई स्त्री अपने शरीर में इतना जहर सह सकती है कि वह स्पर्श या संबंध के जरिए किसी को मार दे? इस सवाल ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच एक बहस को शुरू कर दिया। डॉक्टर नवीन अग्रवाल, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, एम्स दिल्ली, कहते हैं, मानव शरीर में जहर की सहनशीलता को छोटी छोटी मात्रा में
लंबे समय तक प्रशिक्षण से बढ़ाया जा सकता है। यह दावा कि कोई व्यक्ति अपने पसीने, सांस या शारीरिक संपर्क से दूसरों को मार सकता है, वैज्ञानिक रूप से यह असंभव है। यह संभवतः एक प्रतीकात्मक अवधारणा थी जो कूटनीति की जटिलता को दर्शाने के लिए रची गई थी। इतिहासकार डॉक्टर नीला उपाध्याय इस विषय को और विस्तार देती है। विष कन्या केवल एक हथियार नहीं बल्कि उस युग की गुप्त युद्ध नीति का प्रतीक थी। यह एक ऐसी स्त्री की छवि थी जिसे सत्ता ने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन स्त्रियों को भी मजबूर किया जाता था। वे स्वेच्छा से नहीं बल्कि सिस्टम के दबाव से इस भूमिका में डाली जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विष कन्या को एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह संभव है कि विष कन्या की कहानी में अतिशयोक्ति हो जो उस समय के स्त्रियों से भय पैदा करने के लिए रची गई हो। फिर भी यह अवधारणा प्राचीन भारत की जटिल कूटनीति और गुप्तचर प्रणाली की गवाही देती है। आधुनिक विष कन्या डिजिटल जहर का नया चेहरा। प्राचीन विष कन्या जहां शारीरिक विष का उपयोग करती थी, वहीं आधुनिक विष कन्या डिजिटल और भावनात्मक जहर का सहारा ले रही है। आज की विष कन्या कोई रहस्यमयी स्त्री नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा हो सकती है जो सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और वीडियो कॉल्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाती है। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2024 में देश भर में 37,000 से अधिक हनी ट्रैफिकिंग की शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 61% पीड़ित पुरुष थे। इन मामलों में अपराधिक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, खासकर आकर्षण महिला प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। ये प्रोफाइल अक्सर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें विदेशी और स्थानीय अपराधी शामिल होते हैं। कुछ उल्लेखनीय मामले 2018 मेरठ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने फेसबुक पर फर्जी महिला प्रोफाइल के जरिए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। कई जवानों को संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए लुभाया गया। 2021 भोपाल एक DRDO वैज्ञानिक को डेटिंग ऐप पर एक महिला ने संपर्क करके रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी मांगी थी। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण चर्चा में रहा। 2023 मुंबई एक महिला ने इंस्टाग्राम पर 11 लोगों को वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल किया, जिससे 55 लाख की उगाही हुई। 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक पैन इंडिया साइबर क्राइम सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया, जो सेक्सटॉर्शन, बैंकिंग फ्रॉड और डिजिटल स्कैम में शामिल था। इस गिरोह ने फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया था। DSP विक्रांत चौहान, दिल्ली साइबर क्राइम सेल कहते हैं कि आज की विष कन्या सीमा पार से नहीं आती बल्कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन से हमारे घर में घुस जाती है। ये अपराधी तकनीकी का उपयोग करते हैं। फर्जी प्रोफाइल, डीप फेक वीडियोस और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए हमारी निगाह अब इन डिजिटल मोहिनियों पर है। यह सिर्फ अपराध नहीं, युद्ध का नया चेहरा है। आधुनिक हनी ट्रैफिकिंग केवल व्यक्तिगत ब्लैकमेलिंग तक सीमित नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका है। रिटायर्ड कर्नल विकास बल्ला, रक्षा विशेषज्ञ, बताते हैं आज के विष कन्या एक रणनीतिक हथियार है। इसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव या डिजिटल एजेंट कह सकते हैं। इनका उद्देश्य जो प्राचीन काल में था, गुप्त जानकारी निकालना, मनोबल तोड़ना और दुश्मन को भीतर से कमजोर करना। फर्क सिर्फ माध्यम का है। उदाहरण के लिए 2018 में मेरठ में ISI द्वारा संचालित
हनी ट्रैप ने भारतीय सैनिकों से गुप्त जानकारियां निकालने के लिए कोशिश की थी। इसी तरह 2021 में भोपाल में DRDO वैज्ञानिक को निशाना बनाया गया। ये मामले दर्शाते हैं कि हनी ट्रैफिकिंग अब केवल आर्थिक उगाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसका उपयोग जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। स्त्री और विष कन्या समाज की नजरें क्यों डराती है? विष कन्या की अवधारणा प्राचीन काल से ही स्त्री की सुंदरता और शक्ति को एक खतरनाक संयोजन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। प्रोफेसर सुधा राव समाजशास्त्री कहती हैं, विष कन्या एक पितृसत्तात्मक डर का प्रतीक है। यह उस सोच को दर्शाता है जिसमें स्त्री की स्वायत्तता और आकर्षण को खतरनाक माना जाता है। असली जहर स्त्री में नहीं बल्कि समाज के उस दृष्टिकोण में है जो सौंदर्य को व्यय में बदल देता है या देती है। प्राचीन काल में विष कन्या को एक हथियार के रूप में देखा जाता था, लेकिन यह भी सच है कि इन स्त्रियों को अपनी मर्जी के खिलाफ इस भूमिका में डाला जाता था। आज भी कई हनी ट्रैफिकिंग गिरोह में शामिल महिलाएं स्वेच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी, आर्थिक तंगी या दबाव के कारण इस अपराध में शामिल होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या विष कन्या की छवि स्त्री को बदनाम करने का एक उपकरण बन गई है या यह समाज को सावधान करने की एक चेतना है? पुलिस और साइबर सेल की चुनौतियां। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज के वक्त यह है कि इन डिजिटल विष कन्याओं का पता लगाना और उनके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ना है। डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार दिल्ली में हर दिन 700 से अधिक लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से 200 से 250 मामले वित्तीय धोखाधड़ी और सेक्स टॉर्शन से जुड़े हैं। आंकड़े 2024 में देश भर में 37,000 से अधिक हनी ट्रैफिकिंग शिकायतें दर्ज हुई है। सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 1000 से अधिक फर्जी महिला प्रोफाइल बनाई जा रही है। अपराधी फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, वीडियो कॉल्स के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग या डीपफेक तकनीकी का उपयोग करते हैं और फिर पीड़ितों को ब्लैकमेल करते हैं। कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने हाल ही के वर्षों में सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के कारण चुनौतियां बनी रहती हैं। डीएसपी विक्रांत चौहान कहते हैं, हम तकनीकी का उपयोग करके इन अपराधियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना होगा। हर आकर्षण प्रोफाइल के पीछे एक अपराधी हो सकता है। विष कन्या की अवधारणा एक गहरे सामाजिक सवाल को जन्म देती है। क्या हर आकर्षण स्त्री को शक की नजर से देखा जाना चाहिए या हमें समाज को इतना सशक्त करना चाहिए कि सौंदर्य और स्त्रीत्व को व्यय या हथियार न माना जाए? इस पर डॉक्टर नीला उपाध्याय कहती है कि विष कन्या की कहानी हमें सावधान करती है, लेकिन यह भी सिखाती है कि असली खतरा सौंदर्य में नहीं बल्कि उस इरादे में होता है जो इसे हथियार बनाता है। हमें समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां स्त्रियों को न तो हथियार बनाया जाए और न ही उन्हें शक की नजर से देखा जाए। आज की विष कन्या कई रूपों में सामने आती है। कभी वह एक मजबूर लड़की होती है जिसे अपराधी गिरोह अपने जाल में फंसाते हैं, तो कभी वह एक शातिर अपराधी होती है जो स्वेच्छा से दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, और कभी वह अकेले केवल समाज की आंखों में पलता एक डर होता है जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं है। जहर सिर्फ शरीर में नहीं होता। प्राचीन काल में विष कन्या एक शारीरिक हथियार थी जिसे जहर के जरिए शत्रु को
नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। आज की विष कन्या डिजिटल दुनिया में सक्रिय है, जो भावनात्मक और मानसिक जहर के जरिए लोगों को फंसा रही है। लेकिन असली जहर न तो स्त्री में है और न ही तकनीकी में, यह उस इरादे में है जो सौंदर्य, विश्वास और मानवीय कमजोरियों का दुरुपयोग करता है। सावधानी की सलाह है, अजनबी सोशल मीडिया प्रोफाइल से सतर्क रहें, उनकी प्रामाणिकता की जांच करें, वीडियो कॉल या चैटिंग के दौरान व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम सेल हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। डरे नहीं, सबूत को नष्ट ना करें। यह है कि हमारी रिपोर्ट न तो किसी स्त्री को बदनाम करने के लिए है, यह एक विश्लेषण है उस प्राचीन अवधारणा का जो अर्थशास्त्र की पुस्तक 11 और 12 में वर्णित विष कन्या के रूप में शुरू हुई और आज डिजिटल युग में एक नए रूप में हमारे सामने है। यह कहानी हमें सतर्कता, जागरूकता और समाज में गहरे बैठे पूर्व विचारों पर विचार करने की प्रेरणा देती है। क्या हम विष कन्या को केवल एक मिथक के रूप में देखें या इसे एक चेतावनी के रूप में लें जो हमारी कमजोरियां और समाज की जटिलताओं से रूबरू कराती है। अगर आपको हमारे आज की यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और बने रहें। अब तक इंडिया के साथ हम मिलेंगे एक नई कहानी या नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।